लेकिन अगर इसी पित्त में वायु से अनुबंध अगर ये पित्त होगा तो देखो अंतराल थोड़ा सा धीमा हो गया, धीमा चलेगा मगर ऊपर के उछाल बिल्कुल ऊपर इस आपके स्किन तक पहुंच जाएगा, उंगली ऊपर रखोगे तो भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल परीक्षण के मेरे सारे सीरीज को, सारे वीडियो को बहुत लोग प्यार दे रहे, काफ़ी ध्यान से देखते हैं, जहां समझ में नहीं आती वहां सवाल भी करते हैं। अगर आपने भी मेरे इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो जरूर उसे आप देखिए। यदि आप नाड़ी सीखना चाहते हैं तो शनि धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, हमारे वीडियो को आप समझते जाइए, जरूर आप नाड़ी को सीखेंगे। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल फोन करके भी, मेरे पास आकर के भी, और अपना व्हाट्सएप में मैसेज करके भी, और यूट्यूब में भी कमेंट करके एक सवाल जरूर लोगों ने पूछा है नाड़ी परीक्षण के विषय में। लोगों ने कहा कि सर आपने कफ, पित्त और वायु का जो सिम्टम्स है और नाड़ी में आपने बताया कि भाई जो कफ है उसके लिए कभी तो आप कहते हो कि भाई ये हंस के समान चलता है, फिर कभी आप कहते हो कि भाई ये तो कबूतर के समान चलता है, कपोत गति, कभी आप कहते हो कि भाई ये तो हाथी के जैसा गजवत गति है इसका। तो ये तीनों की हमें समझ में नहीं आ रही है, चक्कर क्या है। तो आइए जरा जो आपको बता रहा हूं यह बात आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं। यह हमारे अनुभव किया, उन लोग बहुत सारे हजारों लोगों के नाड़ी को इन्होंने स्पर्श किया, उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी संपादन किया और हम भी अभी उसी प्रयत्न में लगे हुए हैं और इसी चीज को हम प्रत्येक रोगी के जो नाड़ी है वहां पर टटोलने का प्रयास करते हैं। तो आइए जरा आप भी अगर आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, नाड़ी सीखना चाहते हो या शौक तौर पर आप सीखना चाहते हो तो भी लग जाइए इस मुहिम में। नाड़ी को कैसे हम डिटेक्ट करें, नाड़ी से कैसे हम दोषों को समझने का प्रयास करें और कैसे कफ, पित्त और वायु के इस विशालतम इस भवाटवी में बिन अटके, बिन लटके आसानी से आप इन दोषों को समझने में आपको सहूलियत होगी। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोषों की क्या क्या लक्षण हो सकता है। इससे पहले वही लोगों ने कहा कि सर थोड़ा कंजूसाई मत करिए, आप हमें स्पष्ट करके थोड़ा समय लगा करके कहिए। तो आइए जरा सबसे पहले हम वायु का सिम्टम्स, अगर हमें किसी रोगी में या किसी व्यक्ति में जब वायु का सिम्टम्स, प्रकृति की मैं बात कर रहा हूं, वायु प्रकृति के जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ी तो है कि चंचल प्रकृति के लोग होते हैं। उनका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो एक जगह बैठेगा तो वो टिक नहीं सकता, कभी मोबाइल को उठाएगा देखेगा, कभी बुक्स को उठाएगा, बुक जो है आगे से बहुत जल्दी जल्दी उसके पन्ने को, उसके जो पेज को उल्टा पुल्टा करके देखेगा, यानी कि उसकी जो मति है वो अस्थिर मति रहेगा, चंचल बुद्धि है वात का। लेकिन पित्त का जो है थोड़ा सा क्रोध वाला, थोड़ा सा साहसी वाला, थोड़ा सा हिम्मत वाला पित्त का प्राकृतिक स्वभाव रहेगा। पित्त वाले जो व्यक्ति है वो समाज में और कहीं पर भी खड़ा होकर के जब बोलता है तो लोगों को खूब प्रभावित करता है। आप देखते होंगे जितने भी जो बड़े बड़े जिन्होंने अपने एक समाज, एक अपना ग्रुप जिन्होंने बनाया है और उनको बिल्कुल बांध करके, जो जैसे जो बड़े बड़े जो नेता है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं बोल करके और बाद में अपने बातों में भी खड़े होते हैं वो लोग, तो यह सारे पित्त का सिम्टम्स है। पित्त मजबूत पित्त वाले जो लोग हैं उनकी समाज में बड़ा अच्छा नाम होता है। जब वो जाकर के कहीं खड़े होते हैं तो 50 लोग जो आसपास बैठे हुए उनको देखना और उनकी बातें सुनना पसंद करते, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो बेहद बेधड़क बोलते हैं, घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल निस्संद और स्वच्छंद होकर के वो बात करते हैं। छल और कपट इनको बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन वायु प्रकृति के जो लोग हैं उनमें चंचलता बहुत अधिक भरी हुई रहती है, इनमें थोड़ा छल और कपट भी रहता है। इनमें छल कपट के साथ साथ इनकी जो विचार है चूंकि समान नहीं होता, आज कुछ बोल रहा है और कल कुछ बोल रहा है, इनकी बातों की, इनकी विचारों की, इनकी गति की कोई पता नहीं, क्योंकि चंचल प्रकृति का शरीर और मन और बुद्धि है। इसीलिए लोग इनको मानते नहीं, इनकी बातों को उतना विश्वास नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। सारे वायु के
सिम्टम्स है। अच्छा, कफ का सिम्टम्स क्या है? बोले कफ में इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जरा सी कुछ बातें, अक्सर लेडीजों में यह सेंसिटिव भावना जो है ना, इस तरह के जो भावुक बन जाना, पिक्चर देखने के लिए चले गए और वहीं रोना शुरू हो गए। घर में किसी ने जरा सी कुछ कह दिया, बेहद अंदर से मन उसका बहुत द्रवीभूत हो गया। यानी बहुत कोमल बुद्धि, बहुत कोमल विचार, बहुत कोमल मन, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव उनका मन, उनका बुद्धि और उनका विचार होता है। सामने से ही नजर आ जाता है, बात करने से ही नजर आ जाता है कि ये वायु वाला है, पित्त वाला है या कफ वाला है। कफ वाला आदमी एक जगह पड़ा रहता है, उसको लेना देना नहीं है, ना तो राम आए ना श्याम आए ना कुछ भी आए, उसको मतलब ही नहीं है, पड़ा रहता है और बस किसी एक चीज में लगा, बस लगा ही रहा। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो कफ वाला जो है उसके मन में बहुत दिन तक वह बात टिका रहता है, यार इसने क्यों बोला, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। ये ऐसे लोगों को कोई कुछ कह नहीं सकता। जरा सी हर्ट करने वाली कोई बातें अगर होगी, किसी ने कुछ कह दिया, बहुत लंबे दिन तक उसके दिमाग में वो चीज भुलाया नहीं जाता। कफ में क्या होता है कि उसको जो है ना मुड़ करके जवाब भी नहीं देता कफ वाला। किसी ने कुछ कह दिया तो मुड़ के जवाब नहीं देता, लेकिन पित्त वाला उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसको जवाब दे देगा। तो बड़े जो है ना ताकतवर, बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होते पित्त वाले। वायु वाले ये चंचल प्रकृति के होते, तो इनको किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर गुस्सा हो गई, थोड़ी देर में फिर वो ठीक हो गया। तो ये वायु का लक्षण है। कफ वाला कभी नहीं भूलता, पित्त वाला उसी वक्त जवाब दे देता है और वात वाला पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बाद में फिर ठीक हो जाता है, भूल जाता है। शरीर में अगर हम देखेंगे तो वायु वाला दुबला शरीर और उसके साथ साथ दुबला शरीर के साथ साथ इसमें रूखापन शरीर में होता है, जो इसकी जो स्किन है बिल्कुल ड्राई रहता है। पित्त वाला जो है उसका शरीर पतला होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है और बहुत तेजस्वी होता है, ये लाल वर्ण के होते हैं। कफ वाला शरीर मोटा होता है और बहुत स्किन उसका लाइट बहुत होता है, स्मार्ट होते हैं। जितने भी जो स्मार्ट लड़कियां हैं, बहुत स्मार्ट जो लड़के हैं, वो अक्सर कफ प्रकृति वाले ही होते हैं। दिखने में बहुत बहुत मीठा बोलने वाला कफ वाला, तो ये इनके स्वभाव हो गए। तो दूसरी बात यह है कि वायु में अब देखो चाह भी, दोष कैसे लोगों को दूसरे लोगों से भिन्न कर देता है, अलग करता है। सर्दी के मौसम में वायु वाले जो रोगी है या वायु प्रकृति वाले जो लोग हैं, यहां हम रोग की बात नहीं कर रहे, प्रकृति की बात कर रहे, वो उन्हें नहाना पसंद नहीं, क्योंकि शीतता अंग शीतता, उनके शरीर में ठंडी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। गर्म पानी मिल जाए तब तो वो नहा भी लेंगे, लेकिन कपड़े खोल के बाथरूम तक पहुंच जाए इतनी हिम्मत उनमें नहीं होती, क्योंकि वायु वाले जो शरीर है उनका स्किन बहुत पतला होता है, झिल्ली सा स्किन होता है और शीतता यानी सर्दी ठंडी उनको बहुत जल्दी लग जाता है। पित्त प्रकृति वालों को सर्दी में भी ठंडी से नहाते वो पानी से, तो ये सारे पित्त प्रकृति वाले लोग। कुछ लोग होते ना, अरे जनाब हमें तो ठंडे पानी से नहीं, हम तो माघ महीने के सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाते, टूटी सी टैंकी के पानी से हम नहाते हैं, क्योंकि उनका शरीर पित्त प्रकृति वाला होता है। तो हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उन सभी में हमारे शरीर के दोष ही जिम्मेवार होता है। ठीक है। दूसरा है, पित्त प्रकृति वालों में एक सबसे अच्छी गुण ये है कि वो चकित करने वाले होते, कुछ ऐसा करते वो लोग कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं। कफ वालों में ऐसे कोई बात नहीं और वायु वालों को तो कोई मानता ही नहीं है। तो ये कफ पित्त और वायु के कुछ। अच्छा, वायु में एक और चीज होती है, एक तो इनकी टिकाऊ नहीं होता इनका कोई भी काम। अभी काम करने का बहुत मन, जोश बहुत कुछ हुआ, थोड़ी देर में मन उनका बिगड़ गया, पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि चंचल स्वभाव है। इसी चंचलता के वजह से वायु वाले लोगों के कोई दोस्त नहीं होते। कुछ लोग आप, हाँ जी हमारे तो कोई दोस्त ही नहीं है, यार दोस्त हम बनाते नहीं है, या अगर बन भी जाए तो वो लंबे समय तक यारी बनती नहीं है उनके साथ। यारी बनती कफ वालों के साथ, यारी बनती है पित्त वालों के साथ।
लेकिन पित्त वालों के साथ दोस्ती में सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं, और अगर आपने इनको कुछ भी ऐसी बातें बोल दिया जो कि गलत है, या आपने बेशक हंसी मजाक के ही तौर पर कह दिया, लेकिन पित्त वाले व्यक्ति के दिमाग में वो बात चुभन हो जाती है, चुभ जाता है, और उसी वक्त वो फिर आपको जवाब भी दे देता है। फलस्वरूप दोस्त उसके बिगड़ जाते। लेकिन जिनको पता है कि भाई बिल्कुल स्पष्टवादी आदमी है, फिर वो उसके लंबे समय तक यार दोस्त उनके बन जाते। तो कुल मिलाकर के कफ प्रकृति वालों के दोस्त बहुत होते, पित्त वालों के थोड़े कम होते, वायु वालों के तकरीबन ना के बराबर होते हैं। दूसरी बात है, मान लो कि किसी कारणवश खान पीन में, गलत आहार विहार में, किसी भी वजह से अगर वायु बिगड़ जाता है, तो बिगड़ते वायु के वजह से सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे कंपलसरी जो समस्या होगा वो है दर्द। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर दर्द होती है, समझ लो कि वहां पर वायु का कहीं ना कहीं कुपित अवस्था में वायु उस स्थान में जरूर है, ये समझ लो। और अगर दर्द के साथ साथ जलन भी होता है तो यहाँ पर पित्त भी उसमें बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो जलन है वो पित्त देता है, दर्द जो है वो वायु देता है, और ऐंठन, जकड़ाहट है ना, बंधन, टाइट होना, खुलना नहीं, बिल्कुल जकड़, सुबह सुबह उठते हुए मेरे पैर में तो पैर खुलता नहीं है, ये बिल्कुल जाम हो गया, हम बोलते हैं ना, तो ये कफ के वजह से होता है। तो देखो, एक चीज वायु दर्द देता है, पित्त जलन देता है, और कफ जकड़ाहट देता है, बंधन करता है। दूसरी बात है कि वायु जो है वो सुस्ती देता है। वायु बढ़ गया तो शरीर को सुस्त रखता है, कफ बढ़ गया तो शरीर में आलस्यता बढ़ा देता है, और अगर पित्त बढ़ गया तो शरीर में एक प्रकार का व्याकुलता पैदा कर देता है। व्याकुलता, क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ी है, तो ये इसकी स्वभाव हो गया। दूसरी बात, अगर वायु बढ़ता है तो शीतलता, अंग में शीतलता भर जाता है, उसे हमेशा गर्म पदार्थ, चाय, गर्म पानी, कहीं पर भी गर्मी हवा, कहीं आगे एसी जो है उसको हीटर चाहिए सर्दी के मौसम में, ठंडे जगह में वो बैठ नहीं सकता, तो शीतता, अंग शीत उसके शरीर में हमेशा बना रहता है। पित्त में तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें गर्माहट बहुत ज्यादा होता है, और कफ में ठंडा होता है, कफ में भी। लेकिन वायु के शीतलता और कफ के शीतलता में फर्क क्या है? वायु में ड्राइनेस और शीतल, जैसे एसी का ठंडा। कफ में जैसे बरसात के मौसम जो है ना, शरीर में पसीना भी आ रहा है लेकिन ठंडाहट भी हो रही है, उसमें चिपचिपाहट के साथ साथ ठंडाहट अगर हो तो ये कफ है। और अगर ड्राइनेस है, बिल्कुल भी सूखा हुआ है और उसके बावजूद भी अगर ठंडा है, तो समझ लो कि ये वायु का। अगर हम स्वाद की बात करें, जब बहुत ज्यादा वायु बढ़ जाता है तो जीभ का जो स्वाद है वो बिल्कुल रूखा हो जाता है, कोई स्वाद पता ही नहीं चलता, रूखा। पित्त में जब पित्त बढ़ जाता है तो जीभ का जो जायका है वो कड़वा होता है, सुबह सुबह उठने से ये पता चलता है। और कफ बढ़ जाने से जीभ का जो जायका है वो मीठा होता है। अगर हम वायु की बात करें तो अनिद्रता, रात में नींद नहीं आना। किसी के वायु बढ़ा है उसको स्पष्ट कह दो भाई आपको शायद नींद नहीं आ रही है। कब्ज, क्योंकि कब्ज जो है ना वायु नहीं करता। एक्चुअली अगर रात में नहीं सोता तो न सोने के फलस्वरूप उसको फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है। अदरवाइज वायु जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं देता। अक्सर जो कॉन्स्टिपेशन है वो कफ ही देता है। कफ अनुबंध वायु अगर हो तो यहां वो फिर कफ देता है। वैसे अनिद्रा, न सोना, अधिक डिप्रेशन में जाना, टेंशन होना, ज्यादा सोचना, इन सभी बीमारों से वाकई में और हकीकत में लोगों को कॉन्स्टिपेशन देता है। तो यहां पर अनिद्रा चूंकि वायु का सिम्टम्स है, उसके वजह से रात भर न सोने से, रात भर जगे रहने से सुबह कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर किसी का पित्त बढ़ता है तो जलन होना ही होना, कहीं भी जलन हो, और वहां पर उसमें व्याकुलता भी उत्पन्न होना, एक जगह टिक के, क्योंकि गर्मी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, खूब प्यास लगता है ना, पानी पीने की खूब मन होती है उसमें। और सबसे बड़ी बात है, जब बहुत ज्यादा पित्त बढ़ता है अक्सर देखा गया है बकवास खूब करता है, खूब कुछ न कुछ बोलता रहता है। घर में चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, कभी घर वाले को कुछ बोले, कभी बच्चों को कुछ बोले, कभी माँ बाप को कुछ बोले, कभी नौकरों को कुछ बोलता, कभी तो अपने आप ही मोबाइल में किसी ने फोन किया उसी के साथ लग गया।
तो बकवास करने की जो आदत है वो पित्त के बढ़ने से ही होता है। उस आदमी के देखना ओठ जो है ना, ओष्ठ के ऊपरी वाला जो भाग है वो सूखा हुआ रहेगा, ऊपरी भाग। दूसरी बात है उसको फिर प्यास लगता रहता है, बार बार पानी पीने का मन करता है। बुखार जो है ना, शरीर में दाह उत्पन्न होता है, और अगर वायु अनुबंध पित्त होगा तो बुखार भी यहां पर होगा। ठीक है, शरीर में कमजोरी होती है वायु अनुबंध पित्त में, और पसीना उसके शरीर में बहुत ज्यादा आता है, ठंडे पदार्थ की रुचि उसमें होती है। तो ये सारे चीजें, खांसी होना, आलस्य होना, भूख का बिल्कुल भी न लगना, ये सारे कफ का सिम्टम्स है। शरीर में आपके अंदर अरुचि पैदा होना, जीभ के अंदर स्वाद गायब हो जाना, ये सारे कफ के बढ़ने का लक्षण है। तो ये सारे कफ और पित्त और वायु का, इसको आप नोट करके रख लो तो आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि कफ वाला आदमी, अगर किसी के शरीर में वायु वाले यह सारे सिम्टम्स नजर आए, इसका मतलब है कि इस आदमी में वायु बढ़ा हुआ है। आइए जरा अब हम इन चीजों को, बढ़ते कफ पित्त वायु और पित्त अनुबंध वायु, कफ अनुबंध वायु का हम नाड़ी में हम उसको पता कर सकते हैं। मैं इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका, चूंकि आपने सवाल किया था, मुझे आपने प्रश्न किया था कि कफ पित्त वायु के गहराई में मुझे समझाइए कि कैसे कैसे कफ के नाड़ी, कैसे पित्त की नाड़ी, कैसे वायु की नाड़ी चलती है। पित्त स्थान में वायु आए तो कैसे वो जो नाड़ी हमें क्या किस तरह से महसूस होगा। तो आइए जरा इसको आप ध्यान से इस मैप के जरिए समझने का प्रयास कीजिए। कुछ वेबसाइट हमारा तैयार हो रहा है, वहाँ पर अच्छे से अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया जो वैद्य है आपको उस वेबसाइट में मिलेंगे। उनसे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं, उनसे आप पर्सनल बात भी कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक संबंधित जानकारी और ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप उनसे सीख भी सकते। मेरे से नाड़ी विषयक जानकारी भी आप उसी वेबसाइट से क्लासेस के रूप में आप बाद में सीखेंगे। हम कुछ ऐसे व्यवस्था बना रहे, लेकिन जितना अभी आप समझ सकते हो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना जी। अब आप अपने बुद्धि के हिसाब से या मैं अपने बुद्धि के हिसाब से इसको समझाऊंगा, आप कितनी समझोगे वो आपके ऊपर है। कफ की नाड़ी, पित्त की नाड़ी, वायु की नाड़ी। कफ जो है आपके अनामिका उंगली में, मध्यमा में पित्त और तर्जनी में वायु। ठीक है, आपके अनामिका के उंगली के नीचे 3 जानवरों की बात, हंस यानी कि हंस हो गया, कपोत यानी कि कबूतर, और गज यानी हाथी। कफ के 3 गति बताया है, हंस गति, कपोत गति और गज गति। इन तीनों गतियों को हमने महसूस करना है 3 उंगली के नीचे। यह गजवत पित्त के नीचे भी हो सकता है, कपोतवत वायु के नीचे भी हो सकता है। तभी तो दोष जो है उत्पन्न होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर गति करेगा, दूसरी ओर जाकर के स्थान संचय होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी की भी आपने नाड़ी को चेक किया, पहले हमने ये देखना है कि 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है। अगर 50 से लेकर 60 बार 1 मिनट में धड़कता है तो कफ का नाड़ी समझना चाहिए। 70 से लेकर 80 बार धड़के तो पित्त का नाड़ी समझनी चाहिए, और 1 मिनट में 80 से 95 तक वायु, और 95 से उधर जाए तो फिर पित्त और वायु का हमें ये गति समझनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आपने इसको नोट करना है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो नाड़ी है इसके अंतराल और उछाल, ये इसका अंतराल है और ये इसका उछाल है। ठीक है, ये अंतराल है और ये उछाल है, ये अंतराल है, ये उछाल है, ये अंतराल है, ये उछाल है। इस तरह से मैं समझाता हूँ, अब आपको कितना समझ में आता है। गजवत यानी कफ का जो नाड़ी है उसमें अंतराल बहुत लंबी है, यहाँ से उठ करके बहुत दूर गिरेगा, फिर यहाँ से उठ के बहुत दूर गिरेगा, और उछाल भी इसका बहुत कम है, यहाँ से जरा सा उठ करके यहाँ दूर गिरा। तो ये गजवत, हाथी के समान ये इसे गति मानेंगे हम। जब आपने देखे होंगे हाथी जब चलता है तो धरती में बहुत धीमे गति से लगेगा, जब लगेगा तो फिर धरती में थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, जमीन में थोड़ा वाइब्रेशन होगा, नीचे मिट्टी नीचे धसेगा। ठीक है, ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ हलचल नहीं होगा, बस नीचे ही हलचल होगा। तो ऊपर नहीं गति कफ का, क्योंकि जो है ना कफ को हमने क्या करना, ये कफ जो है ना वो
जल का प्रतीक है। पित्त आग है, वात जो है हवा है। तो पानी नीचे की ओर गति करता है, आग ऊपर की ओर गति करता है, हवा जो है सीधा गति करता है। तो हंस ये कफ का जो है गजवत यानी नीचे की ओर गति कर रहा है। हाथी जब जमीन में पैर रखता है तो ऊपर से नीचे बिल्कुल धीमे रखता है, नीचे जब जमीन में रखेगा तो फिर पूरा छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि धीमे जाएगा। इसका अंतराल बहुत ही बड़ा है। यहाँ से लेकर के यहाँ छलांग मार रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी बहुत मंद गति से चलेगा, बहुत ही मंद गति। ये है तीव्र गति, देखो टुक 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 टुक, ये बहुत मंद गति है। गति बहुत मंद है पर उछाल भी बहुत मंद है। तो ये कफ का स्वाभाविक गति है। अब यहीं पर अगर कफ के स्थान में इस गजवत, इस हाथी के इस स्थान में अगर हाथी को हमने अगर आग का कुछ दिखा दिया, डंडा दिखाया या आग दिखा दिया, तो पानी में अगर हमने आग डाल दिया तो देखो बुलबुला सा होगा। हाथी को हमने गर्म कर दिया, गुस्सा में आग बबूला हो गया, तो हाथी देखो जरा कैसे दौड़ता है। अब यही हाथी जब पित्त अनुबंध होगा, यानी आग रूपी पित्त जो है हाथी रूपी उस पानी में, उस हाथी में जब जाकर के अनुबंध होगा तो इसकी गति को जरा आप देखो, कपोतवत। इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा तीव्र होगा। आप पहले ये मंदगामी था बट अब ये तीव्रगामी हो गया। लेकिन ऊपर देखो जरा, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर बहुत ऊपर तक नहीं जा रहा है, ऊंचाई बहुत मंद है, लेकिन इंटेंसिटी अब बढ़ गया यहाँ पर। इसका मतलब है कि कफ स्थान में पित्त आ गया। अब अगर ये कपोतवत नाड़ी आपको आपके अनामिका उंगली के नीचे महसूस हो, जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन उसके वाइब्रेशन ऊपर उंगली में बहुत कम लग रहा है बट जल्दी 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 वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके कफ वाले स्थान में पित्त आ गया। तो इससे क्या होगा, आप उस रोगी को बोलोगे कि भैया आपको डकार आ रहा है, खट्टी डकार आ रहा है, जलन कुछ हो रही है, या पित्त अनुबंध कफ का जो सिम्टम्स हैं वो आपने अपने अंदाज से अपने रोगी को देख करके बताना है। कंफर्म है तो क्या होगा, इसकी जो उछाल है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन अंतराल भी इसका कम है। उछाल कम है, अंतराल ज़्यादा है, ये कफ का स्वाभाविक गति हो गया। अंतराल कम है बट उछाल कम है, ये पित्त का स्वभाव हो गया। अंतराल भी कम है बट उछाल ज़्यादा है। अंतराल कम है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, मंदगामी है मगर उछाल ज़्यादा है, इसका मतलब हंस गति हो गया। तो ये कफ के स्थान में वायु आ गया, यूँ समझ लो। तो समझ में आया आपको, कफ नाड़ी अनामिका के अंदर अगर पित्त आता है तो क्या गति, वायु आती है तो क्या गति, अंतराल कम, उछाल ज़्यादा, वायु जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी धड़क रहा है, मगर उछाल कम है, इसका मतलब है कि पित्त अनुबंध कफ है। ऐसे ही हम पित्त में भी समझेंगे। देखो यहाँ पर कुलिंग, काक और मंडूक 3 गति बताया है। सबसे पहले हमने देखना कि काक गति जो है पित्त का स्वाभाविक और विशुद्ध गति है। इस काक गति में क्या होगा, इसका जो अंतराल है बहुत छोटा है, बहुत धीमा धीमा, बहुत जल्दी 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 वाइब्रेशन करता है, जल्दी 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 वाइब्रेशन करता है, जल्दी जल्दी वाइब्रेशन करता है, बट उछाल इसका कम है, बहुत ज़्यादा। अंतराल जो है बहुत जल्दी जल्दी उछाल इसका वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन ऊपर लग नहीं रहा है स्किन में, आपके उंगली के सामने आ नहीं रहा, थोड़ा ज़्यादा दबाने से ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा विशुद्ध, बीच वाले उंगली में ये शुद्ध पित्त है। समझ में आया। लेकिन अगर इसी पित्त में वायु से अनुबंध अगर ये पित्त होगा तो देखो अंतराल थोड़ा सा धीमा हो गया, धीमा चलेगा मगर ऊपर के उछाल बिल्कुल ऊपर, इस आपके स्किन तक पहुंच जाएगा। उंगली ऊपर रखोगे तो भी ऊपर ही आ जाएगा, यहीं पर लगेगा कि इसको उठा रहा है, इस उंगली को ही धक्का मार रहा है। इसका मतलब है ऊपर धक्का मारने का मतलब है वायु आपके स्किन तक आ रहा है, और लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मंदगामी है, लेकिन ऊपर बहुत ऊपर तक आ रहा है, खूब तीव्र गति से उछाल मार रहा है, यानी वायु से अनुबंध पित्त समझ लो।
पित्त का भी शुद्ध स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये दोनों कफ और वायु अनुबंध पित्त समझ में नहीं आएगा। तो काकवत यानी कि शुद्ध जो पित्त का लक्षण काकवत है, कौवा के समान गति इसका है, जल्दी जल्दी धड़कता है लेकिन उछाल कम है। अब देखो जरा कफ अनुबंध मंडूक गति देखो जरा, यहां से उछाल मार करके यहां पर पहुंच गया। इसकी इंटेंसिटी देखो कितनी धीमी है, बहुत धीमा आया आकर के धड़ाम सा नीचे गिर गया, फिर यहाँ पर धीमा आया आकर के धड़ाम सा नीचे गिरा। यह मंडूक गति है। ऐसे करके फ्रॉग जो ऐसे चलता है, उसका पीछे का जो पैर है बहुत लंबा है और आगे का पैर बहुत छोटा है, इसीलिए पीछे के पैर से जोर से छलांग मारेगा, दूर जाकर के नीचे सट से करके नीचे जाकर के गिर जाता है। तो अब देखो कफ का जो स्वाभाविक गति क्या है कि बहुत मंद गति है और उछाल भी कम है। तो कफ ने अपना यह स्वभाव यहाँ पित्त में दे दिया, गति को मंद कर दिया, उछाल को भी मंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि यह क्यों, अब ये पित्त यानी बीच वाले उंगली में महसूस हो रहा है, आपको महसूस ही नहीं होगा यहाँ पर। इसका मतलब है पित्त अनुबंध कफ, यहाँ पर आपको अजीर्ण आदि दोष होंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे भूख नहीं लगना या कि कब्ज होना, ये सारी चीज़ें आपको मंदाग्नि का शिकायत यहाँ आपको कफ अनुबंध पित्त में महसूस होगा। ठीक है, धक 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 धक, ये आपका मंदाग्नि वाला यानी कफ अनुबंध पित्त है। धक 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 धक, जल्दी 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 धड़क रहा है, लेकिन ऊपर टच नहीं हो रहा है। ऊपर तक आने की जो गति है वो धीमा धीमा है, लेकिन जल्दी जल्दी। यहाँ पर धक धक धक, ये थोड़ा सा मंदगामी है, बट ऊपर तक उछाल मार रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वात अनुबंध पित्त समझ लो। बिल्कुल विशुद्ध तरीका से, बिल्कुल साधारण तरीका से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो वायु के सर्पगति, जलोकावत और भूलतावत। सर्प यानी सर्प जो देखो जरा यहाँ से, अब सर्प में क्या होता है, आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे कभी तो अब मान लो कि ये पूरा उंगली है, कभी यहाँ पर महसूस होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ। चंचल प्रकृति कफ वायु का है ना। ये देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। तो ये इस तरह से ना ऐसे करके वाइब्रेशन करता है। तो ये सर्प गति जो है ये विशुद्ध, ये वक्र गति है, तो यह शुद्ध वायु का ये गति हो गया। अब इस गति में चूंकि वायु का एक चीज हमने इतने में क्या समझा कि नीचे से लेकर के हमारे पल्स के ऊपर तक, स्किन तक वाइब्रेशन हो रहा है, एक चीज। दूसरा है कि इसकी जो अंतराल है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, और लेकिन ऊपर भी लंबे तक आ रहा है। पित्त का अंतराल बहुत धीमा है और ऊपर भी धीमे जा रहा है। कफ का अंतराल तो बहुत लंबा है, ये जल्दी जल्दी धड़कता है, ये बहुत धीमा धड़कता है और ये भी धीमा धड़कता है। ठीक है, तो सर्पवत में क्या हो गया कि आपके तर्जनी उंगली के नीचे कभी यहाँ स्पर्श हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, किर 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 करके हो रहा है, लेकिन मंद मंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। उछाल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन गति जो है बड़ा मंद है इसका। अब इसी वायु में अगर पित्त मिक्स हो जाता है, यानी कि पित्त से भरा हुआ अगर आपका वायु होगा तो क्या होगा, देखो इसकी जो अंतराल बहुत मंद है, अंतराल में इसमें भी विषम गति बताया गया है इसको, जलोकावत है ना। कभी तो मंद है, फिर जाकर के तीव्र होगा, फिर मंदा, फिर तीव्र, फिर मंदा, फिर तीव्र। तो ऐसे करके वायु और पित्त आप बीच वाले उंगली में, यानी कि ये जो है आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे जलोकावत आपको महसूस होगा। कभी तो ऊपर तक जाएगा, यहाँ से अंतराल कम और ऊपर स्पर्श हो रहा है, कभी अंतराल भी कम, अंतराल जो कभी अंतराल जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतराल है, लेकिन ऊपर स्पर्श हो रहा है। यहाँ पर अंतराल बहुत कम है, यहाँ से यहाँ पर तुरंत आ गया ये नीचे, लेकिन ऊपर नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि पित्त ऊपर नहीं जाता, लेकिन अंतराल उसका बहुत छोटा होता है। वायु ऊपर पहुँचता है, अंतराल थोड़ा लंबा होता है। तो ये मिक्स वाला जो चीज़ें आपको पित्त अनुबंध वायु में नजर आएगा। अब ये कफ वालों को तो आप देखते हो, कफ का तो वैसे ही गति भी बहुत मंद है, और कफ से जब बंध जाता है वायु तो पूरी तरह से इसकी जो है पता ही नहीं चलता, बिल्कुल तिर्यक गति है, धीमा सीधा
इसके वाइब्रेशन ही नहीं होता। तो यहाँ पर वायु, कफ से अनुबंध वायु में बहुत सारे रोग हो जाते। कफ अनुबंध वायु का आम वात जो आपने देखे होंगे, संधिवात, आम वात जो है वो कफ अनुबंध वायु है। तो आम वात के जितने भी जो शिकारी जो रोगी है, उनके इंडेक्स फिंगर के अंदर इसी तरह की गति आपको विषम गति होगा। विषम भी क्या, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको महसूस ही नहीं होगा। ये कफ के समान गति आपको इंडेक्स के नीचे इस तरह से होगा, थोड़ा सा उछाल, क्योंकि वायु का स्वाभाविक गति उछाल वाला है। लेकिन ये जो अंतराल बहुत लंबा अंतराल है, मतलब धीमे धीमे लगता है कि तार खींच रहा है किसी ने, है ना, पाइप के अंदर से तार खींचा और पाइप के ऊपर जब आप पैर रखते हो तो कैसा खुजली जैसा होता है, गुदगुदी टाइप का कुछ होता है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर महसूस होगा। तो दोस्तों ये कफ, पित्त और वायु का यह गति है। आपको कितना समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया? अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो हम आपको, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें इस तरह से बताना शायद पता नहीं संभव है या नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरा अपना तरीका है बताने का, है ना। मैंने अभी तक नाड़ी मैंने ज़्यादा लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है। पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। पढ़ाने के लिए बहुत सारे डायरी तैयारी की जाती है उसको। फिर पहले तो, क्योंकि एक तो होता है मैंने खुद का अनुभव किया हूँ, दूसरा होता है पढ़ाने के लिए, दूसरों को बताने और सिखाने के लिए जो तैयारी की जाती है वो मेरा उस लेवल का शायद नहीं है। लेकिन जो मुझे समझ में आया नाड़ी परीक्षण के ये 3 गतियों को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों।